Namaskar students. This lecture is dedicated for class 12th subject physics. Today we discuss about the topic Coulomb's law. Okay. This is the basic law to understand the fundamental things in electrostatic. So be careful about this law because it is very important with respect to exam, board exam or competitive exam. Okay. तो हम डिस्कस करेंगे अब कूलम्स लॉ के बारे में। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, मतलब कहने का ये है कि यहां पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं। ओके, अब ये दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंडली, इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r²। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने इन स्टेटमेंट को ये लिख लिया यहाँ पे। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है वो काय के बराबर होगा Q1 Q2/r² के। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो हमने एक कांस्टेंट ले आए के Q1 Q2/r²। ओके, वेयर K इज व्हाट? K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इन CGS द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज 1, बट इन MKS और SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज 1/4πε0। अब ये ε0 क्या चीज है इसको हम जानेंगे पहले। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वैल्यू क्या होगी एसआई सिस्टम में K की। तो ये होगी 9 × 10⁹। इसको याद रखना है आपको क्योंकि बार बार जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ओके, तो अब मैं बात करता हूं ε0 की। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि किसी भी मीडियम से कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, it is a physical quantity which define or tell us that how many electric field lines passing through the given medium. Okay, तो ये डिपेंड करेगा ε0 की वैल्यू पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम से कम पास होंगी या फिर ज्यादा पास होंगी। ठीक है, अब ε0 की अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस की परमिटिविटी की SI सिस्टम में वो कितना है 8.854 × 10⁻12। ओके, तो इस वैल्यू का आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मैं फिर दोबारा से कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r is directly proportional to the magnitude of the charges, product of the charges, product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between these two charges. Okay, तो अब इतना क्लियर हो गया है। तो ये तो था आपका जो स्टेटमेंट था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था पूरा कूलम्स लॉ का। अब इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें ये डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये Q2 चार्ज है। ओके, अब इस सिंबल से देख के आपको ध्यान उठ रहा होगा, ये सिंबल आपका जो है जनरली और मेनली यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, तो r12 कैप और r21 कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं। F21 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 की वजह से
Q1 पर कितना फोर्स लगा वो F21 वेक्टर बताएगा। ठीक है, अच्छा F12 वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा F12 वेक्टर। वहीं पर अगर R12 कैप की बात की जाए, यह यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर है। R21 कैप जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एनालॉगी थे, इनको हमने बता दिया, एब्रिविएशंस थे जिनको हमें यूज करना है। अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये तो था आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो अभी आपने पीछे निकाला था, ये पीछे किया था, ये रहा। ओके, ये मैग्नीट्यूड था आपका। अब अगर किसी मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो F12 वेक्टर का आप देखो कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन है किधर, F12 वेक्टर की डायरेक्शन है R12 कैप की ओर। ठीक है, तो R12 कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो F12 की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने R12 कैप कर दिया। सिमिलरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ओके, मार्क दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप देखिए R12 कैप भी यूनिट वेक्टर है, R21 कैप भी यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है। तो अगर गौर करके इस डायग्राम में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है R12 कैप की डायरेक्शन जो है वो R21 कैप की डायरेक्शन से अपोजिट है। ओके, तो अब हमने क्या किया, मैं अब इक्वेशन नंबर 1 में देखूंगा तो R12 कैप की जगह पे माइनस का R21 पुट कर सकता हूं, तो मैंने किया यहाँ पे पुट। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R21 कैप। दिस मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का। जब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब यहां से हमें एक स्टेटमेंट मालूम चलता है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वो था आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या बात कही गई थी, उसमें बात कही गई थी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही लॉ जो है यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ जो है वो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यही बात न्यूटन्स लॉ में बोली गई थी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन होगी दोनों फोर्सेस की वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ओके, तो आज का लेक्चर अभी खत्म करते हैं यहाँ पे। तो आज होमवर्क भी देना है आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।